महंगाई हटाएंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे। तो 78 साल में क्यों नहीं हटा? ओल्ड लोग क्या सोचते थे, क्या है, उन लोग के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अभी भविष्य हम लोग के हाथ में है। बेतिया का कौन ऐसा विधायक है या पूरे बिहार का कौन ऐसा विधायक है कि एक बार विधायक रहने के बाद उसका बेटा कहीं और नौकरी करने जाता हो? वो तो एक देश के प्रधानमंत्री, इसके पीछे के कारण हमारे यहाँ के सांसद विधायक 125 नहीं, आप 250 यूनिट बिजली फ्री कर दीजिए, वोट नहीं देंगे। इंडिया न्यूज इन खबर पर आप सभी का स्वागत है। बेतिया, जी हाँ, बेतिया वो गढ़ है जब नीतीश चाचा पलटी भी मारे थे तभी भी जो चंपारण की धरती है वो बीजेपी के साथ थी और यहाँ की सीट बड़ा खास है। बगल में चनपटिया भी है और बगल में जो है गोपालगंज भी है। लेकिन आखिर यहाँ क्या कुछ होने वाला है? बहुत कुछ पक रहा है, क्योंकि यहाँ पर जनसुराज का भी दबदबा नजर आता है। जनसुराज इसलिए क्योंकि कहा जा रहा है कि चंपारण में अगर कुछ कमाल होना है तो वो जनसुराज ही करेगी। और यहाँ जो है 1990 के बाद से बीजेपी का दबदबा रहा। साल 1995 अगर छोड़ दें और 2015 जब नीतीश कुमार पलटी मारे थे, अगर वो साल छोड़ दें तो बाकी समय यहाँ पर बीजेपी के ही विधायक रही हैं। आखिर बेतिया कितना बदला है, यहीं के स्थानीय लोगों से जानेंगे। क्या लगता है आपको कि बेतिया आपका कितना बदला? देखिए, बदलने का जहाँ तक बात है, बहुत हद तक बदला है। आप रोड वगैरह देख रहे हैं, रोड बदला है, अस्पताल बना है यहाँ पर नया। लेकिन मेरे हिसाब से बदलाव की परिभाषा सिर्फ यही नहीं होनी चाहिए। ये एक मूलभूत संरचना का हिस्सा है कि एक गवर्नमेंट अपने यहाँ के लोगों के लिए अस्पताल, रोड, बिजली, पानी की व्यवस्था करके दे। सबसे बड़ी चीज़ और सबसे बड़ा जो एक इम्पैक्ट मुझे लगता है मेरे हिसाब से रोजगार। और 1937 में जब बिहार में पहली बार चुनाव हुआ था, पहली बार चुनाव के बाद जब यहाँ पर किसी की सरकार बनी थी, श्री कृष्ण बाबू जब पहले मुख्यमंत्री बने थे, उनके बाद से लेकर आज तक हर एक चुनाव का मुद्दा सिर्फ यही है कि रोजगार देंगे, महंगाई हटाएंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे। तो 78 साल में क्यों नहीं हटा? 40 साल से यहाँ के सांसद साहब रोजगार में ऐसा क्या कर दिए हैं कि बेतिया के लोगों को बेतिया में ही रोजगार मिल गया है? आप ये सोच के देखिए। तो बदलाव की परिभाषा जो है रोड, बिजली, पंखा, ये सब नहीं हो सकता है सर। बदलाव की परिभाषा होनी चाहिए कि बेतिया का आदमी बेतिया में ही रह के एक अच्छी डिसेंट इनकम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। बेतिया का कौन ऐसा विधायक है या पूरे बिहार का कौन ऐसा विधायक है कि एक बार विधायक रहने के बाद उसका बेटा कहीं और नौकरी करने जाता होगा? आप बताइए हमको ये बात। लेकिन यहाँ पे सरकारी मास्टर का बेटा इंजीनियरिंग का पढ़ाई करके कहीं जाके इंजीनियरिंग का नौकरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो आप सोचने वाली यही सिर्फ बात है कि वो जो सरकारी मास्टर यहाँ पे मान लीजिए कहीं लौरिया में पढ़ाता होगा, कहीं और पढ़ाता होगा, उसका बेटा फिर बेंगलोर में जाकर जॉब काहे कर रहा है? बेतिया में उसके पास रोजगार के लिए क्यों कुछ नहीं है? बेतिया में रोजगार के नाम पे जब उसको कुछ अच्छा करने की बारी आती है तो क्यों कहता है कि ठेला लगा के यहाँ पे पानी पूरी बेच लेंगे, बड़ा बढ़िया स्टार्टअप आइडिया हो जाएगा। अगर वो चल गया गलती से तो नेता लोग उसका भी क्रेडिट लेने आ जाते हैं कि हमारा क्षेत्र के बाणन, हमारा क्षेत्र में खूब बढ़िया है, दुकान खुल गई बा, खूब बढ़िया चलता, दूग आदमी इनका यहाँ काम करता। तो रोजगार की परिभाषा सिर्फ यही नहीं हो सकती है ना सर। तो रोजगार की परिभाषा, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि बदलाव के अलावा जो एक्चुअल बदलाव है, उस एक्चुअल बदलाव के लिए यहाँ के सांसद साहब, यहाँ के माननीय विधायक साहिबा कर क्या रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं तो हम लोग भी सोचने के लिए बाध्य हैं, मजबूर हैं। हम लोग इंडिया न्यूज के माध्यम से आपको बता देना चाहते हैं कि जनसुराज हमारे लिए एक ऑप्शन के तौर पर है और मेरे जैसे जितने भी युवा हैं जनसुराज को एक अच्छा ऑप्शन के तौर पर लेकर चल रहे हैं और हम लोग जनसुराज के साथ खड़े हैं। आपने कहा कि रोजगार का सृजन नहीं हो रहा है और आपने जो कहा कि मूलभूत जो सुविधाएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, वो होना चाहिए। अभी जो है चुनाव आते ही 125 यूनिट बिजली फ्री किया गया है, तो क्या लगता है आज भी बिहार वहीं रुका हुआ है? आपने कहा कि ऑप्शन के रूप में जनसुराज है, तो क्या लगता है चंपारण में जनसुराज की क्या स्थिति है? मत दीजिए ना, फ्री मत दीजिए बिजली। आप बिजली फ्री मत दीजिए, क्यों दे रहे हैं? ये तो लुभावना, लॉलीपॉप हो गया। आप केजरीवाल को गरियाते गरियाते खुद बिजली फ्री देना शुरू कर दिए। तो सोच, आप हमको वैसा रोजगार करने लायक यहाँ पे सुविधा दीजिए कि वो 125 यूनिट का अगर आप बिल जितना भी कर रहे हैं अपने पैसा से हम बिल भर पाए। आप हमको फ्री क्यों दे रहे हैं? मत दीजिए फ्री। ये फ्री का लुभावना लालच वहां पे काम करता है जहां की सरकार निकम्मी होती है, जहां पे ऑफर करने के लिए और कुछ नहीं होता है। आप रोजगार के नाम पर हमको कुछ दीजिए, आप यहाँ के लोगों को कुछ दीजिए, नहीं तो स्वरोजगार के लिए आप एक ब्लूप्रिंट तैयार कीजिए। आपके पास सबसे बड़ी देखिए सर, बिहार, बेतिया, मोतिहारी, ये जो पूरा एरिया है ना, ये बाढ़ से प्रभावित है।
78 साल में बाढ़ से निजात देने का यहाँ की चाहे पक्ष हो या चाहे विपक्ष हो, उनके पास आज तक कोई ब्लूप्रिंट नहीं आया। तो रोजगार की बात पे तो खैर ये लोग क्या ही बोलेंगे, है ना। और रही बात 125 यूनिट बिजली फ्री की, तो सर देखिए फ्री की चीज़ हमको चाहिए नहीं। ऐसे भी जो फ्री की चीज़ होती है ना, बाद में एहसान बन जाती है। आप हमको उस लायक बनाइए कि यहाँ की जनता 125 नहीं 250 यूनिट बिजली खर्चा करे और अपने पॉकेट से उसका बिल भरे। सरकार के पास भी रेवेन्यू जाना चाहिए ना, बस वही बात है सर। 125 नहीं, आप 250 यूनिट बिजली फ्री कर दीजिए, वोट नहीं देंगे, आरजेडी को भी नहीं देंगे। बस क्या लगता है जो फ्री की रेवड़ी वाली बात की जाती थी, जिसको लेकर दिल्ली में काफी आलोचना होती थी, वो बिहार में भी अब पहुंच चुकी है? जी हाँ, बिल्कुल। फ्री का चीज़ आप कहीं भी दे रहे हैं तो एक तरह से अच्छी चीज़ हो ही नहीं सकती है। मकसद होना चाहिए कि वहाँ के पब्लिक को इतना सक्षम बनाया जाए, स्कोप इस तरह से जनरेट किया जाए कि रेवेन्यू उस पब्लिक को खुद से जनरेट करना, इस तरह से कारोबार रोजगार ये मिलना चाहिए। रेवेन्यू खुद जनरेट करे, खुद सरकार के पास टैक्स के रूप में वो पहुँचे, ताकि दूसरे मद में जैसे बाढ़ग्रस्त इलाके हो उनके डेवलपमेंट के लिए और बाकी डेवलपमेंट और गरीबों के डेवलपमेंट के लिए काम आए। हमें मुफ्त की चीज़ें नहीं चाहिए, हमें चाहिए ऐसा रोजगार का अवसर, ऐसा स्कोप जिससे हम खुद कमाएं और खुद सरकार के फंड में भी हम खुद रेवेन्यू पहुंचाएं। हमें इस तरह की उम्मीद चाहिए, इस तरह का स्कोप चाहिए। अच्छा, बाढ़ जब बिहार की बात आती है तो बाढ़ की बात आने लगती है। हर साल बाढ़ आता है, लेकिन बाढ़ से पहले कोई इंतजाम क्यों नहीं होता है? अभी भोजपुर में जो जवनिया गांव है वहां पर भी पूरा डूब गया, कई 350 घर जो है डूब गए। वहां पर भी लोगों ने आरोप लगाया कि 14 करोड़ के आसपास पुल बनाने के लिए आया था, आखिर वो गया कहाँ? आप उस पुल बनाने वाले ठेकेदार को पकड़ के पूछिए ना कि 14 करोड़ तो फंड में से आया होगा। अब ठेकेदार की भी मजबूरी है कि जिन्होंने उसको वो प्रोजेक्ट दिया होगा, हाँ, वहां पे हो सकता है कि 14 करोड़ में से 4 करोड़ कहीं खुद ही डकार के बैठ गए होंगे। 14 करोड़ का पुल 14 महीना भी अगर नहीं चल रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो 14 लाख भी नहीं लगा होगा उस पुल में। आप लिख के ले लीजिए इस बात को। आप जाइए वहां पर ग्राउंड जीरो पर जाके वहां पे रिपोर्टिंग कीजिए, पता कीजिए वहां के लोगों से कि क्या वो लोग सच में मानते हैं इस चीज को कि 14 करोड़ का पुल वहां पे बना था। बेतिया के आप जो फ्लाईओवर है आप उसकी बात कर लीजिए। बेतिया फ्लाईओवर पे आप जाके देखिए, अभी सर हमको लगता है कि साल भर नहीं होगा उसका अभी लोकार्पण हुए। साल भर में हर जगह गड्ढा पड़ा हुआ है। जिस दिन वो पुल गिरेगा, जिस भी दिन वो पुल गिरेगा, आपको क्या लगता है कितने लोगों की जान जाएगी? लगभग सबसे बिजी रोड है वो, हाईवे है, नेशनल हाईवे है वो। आज तक लाइट नहीं जलता है भाई साहब, बता रहे आज तक लाइट नहीं जलता है। जिस दिन वो पुल गिरेगा कितने लोग मरेंगे और कौन मरेगा? यहाँ के विधायक मरेंगे, यहाँ के सांसद जी मरेंगे, हमारे आपके जैसे लोग मरेंगे। और हमको क्या मिलेगा फिर उसके बाद? 2 लाख रुपया मुआवजा। उसके आगे सरकार के पास क्या ब्लूप्रिंट है आप हमको बताइए ना। सीधे सिंपल यही बात है सर, 78 साल से। और सर देखिए एक चीज और आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि हम लोगों का सोच सर बहुत डिफरेंट है। हमारे नज़र में, हमारे गांव में हम बहुत सारे लोगों को ऐसे देख रहे हैं कि ग्रेजुएट हैं, है ना, बढ़िया पढ़ाई लिखाई किए हुए हैं, और मरवाड़ी लोगों के यहाँ जाके देख लीजिए, वही ग्रेजुएट लड़का 15,000 10,000 के तनख्वाह पे काम कर रहा है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री साहब हैं उनकी उम्र आप पूछ लीजिए कितनी है। एक मास्टर 60 साल का होता है तो रिटायर हो जाता है। मतलब बिहार की अगर बात करें तो मास्टरी सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करने वाला एरिया है। 60 साल का मास्टर रिटायर हो जा रहा है और 75 साल का मुख्यमंत्री रिटायर नहीं हो रहा है, उसके नाम पे एक और चुनाव लड़ा जा रहा है। पहला चीज। दूसरा चीज, आप लालू यादव के बेटे हैं, आप 9वीं फेल हैं, फिर भी आप अपने आप को मुख्यमंत्री कैंडिडेट के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपको फॉलो करने वाले कुछ लोग यहाँ पे हैं जो आपको वोट दे देंगे। लेकिन वही लालू यादव किसी और को, क्या उनकी पार्टी में और पढ़े लिखे लोग नहीं है? उनको देना चाहिए था, उनको मतलब टिकट देना चाहिए था, उनको प्रोजेक्ट करना चाहिए था मुख्यमंत्री पद के तौर पर। क्यों नहीं किया? नहीं किया। तो सर बाढ़ तक बात तब पहुंचेगी जब पहले इन सब चीजों से वो लोग निपटेंगे। ये सबसे बड़ा मुद्दा है उनके लिए। ये मुद्दा है सर, आपके और मेरे लिए ये मुद्दा नहीं है। हमारे लिए जरूरत की चीजें किसको होना चाहिए, पर ये मुद्दा है उनके लिए कि पहले मेरा बेटा कैसे मुख्यमंत्री बन जाए। वो मुख्यमंत्री बनेगा तो उसके बाद बाढ़ का कुछ देख लेंगे। यही होता आ रहा है। कुर्सी की लड़ाई है बस। कुर्सी की, हाँ वही कुर्सी की लड़ाई है, सत्ता की लड़ाई है। आज हम आपको एक चीज बताते हैं, बिहार का बहुत सारा ऐसा लोग है जो IT सेक्टर में काम कर रहा है। बिहार में सबसे ज्यादा लोग जमीन लिखवाते हैं तो उसका पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है। क्या यही बिहार का इंजीनियर बाहर रख के 1 करोड़ 2 करोड़ का फ्लैट नहीं लिखवा रहा है? लिखवा रहा है ना। वो बिहार का पैसा बिहार में क्यों नहीं लगाना चाह रहा है? यहाँ पे रिटर्न नहीं है उसके पैसे का। अगर वो 25% जनता मान के चलिए, अगर उसका आधा हिस्सा भी अगर बिहार में ही फ्लैट लिखवाने लग जाए
तो कितना बड़ा रेवेन्यू बिहार सरकार के पास जाएगा। लेकिन वो 1 करोड़ का फ्लैट खरीदने के लिए यहाँ पे उस लायक जॉब होना चाहिए, यहाँ पे IT सेक्टर होना चाहिए। क्या जगह की कमी है? आप कह रहे हैं रोड बन गया है, अच्छी बात है, रोड बन गया है तो इन्वेस्टर्स को बुला के आप IT सेक्टर शुरू करवा दीजिए। अच्छा, एक आरोप और लगता है कि जब इन्वेस्टर यहाँ आते हैं, कोई फैक्ट्री खोलने की बात चलती है, रंगदारी मांग लिया जाता है। तो ये तो खून में है ना, ये 1990 से घुल गया है। रंगदारी मांग कौन रहा है? रंगदारी मेरे और आपकी तरह लोग जिनको एक्चुअली काम है वो लोग थोड़े मांगेंगे रंगदारी। ये बेरोजगारी का नमूना है कि रंगदारी मांगा जा रहा है। रंगदारी मांगने वाला जो था पहले कभी ना कभी 9वां 10वां आपकी तरह मेरी तरह पढ़ के पास आउट हुआ होगा। 9वां 10वां पास आउट होने के बाद उसको कुछ नहीं दिखा, लगा अपहरण इंडस्ट्री हुआ करती थी बिहार में, अपहरण इंडस्ट्री थी ना बिहार में, तो अपहरण इंडस्ट्री को देख के वो प्रभावित हुआ। उसको लगा कि जब अपहरण से लोग, जब लालू यादव के घर से खुद लोगों की मतलब गाड़ी बरामद हो जाती है, तो उस केस में सामने वाले इंसान के पास क्या एक क्या बोलते हैं उसको, क्राइटेरिया सेट होगा उसके दिमाग में, ये बहुत अच्छी फलती फूलती इंडस्ट्री है, इसमें घुसते हैं। तो वो अपहरण अब नहीं कर पा रहा तो रंगदारी मांग रहा है। ये भी अपहरण ही है, आपके पैसे का अपहरण है, लेकिन अब रंगदारी के रूप में लिया जा रहा है। और ये होगा, ये चाहे नीतीश की सरकार रहे चाहे किसी और की सरकार रहे, जब तक सर मूलभूत संरचनाओं से ऊपर उठकर एक्चुअली विकास की बात नहीं होगी। अब मोदी जी की बात करते हैं। मोदी जी गुजरात में जाते हैं, गुजरात के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। 75 वर्ष पूरा होने के बाद वो अगला 10 साल का ब्लूप्रिंट तैयार करके वहां से आते हैं। वीडियो है, पूरे इंटरनेट पे छाया हुआ है वीडियो। अगले 10 साल का ब्लूप्रिंट तैयार करके आते हैं कि अगले 10 साल में गुजरात में ये होना चाहिए। जबकि पैमाने पे आप नाप के देख लीजिए, पूरे इंडिया में 177 अरबपति हैं, बिलियनियर, जिनको बिलियनियर कहते हैं। 105 अकेले गुजरात से आते हैं। बिहार से अनिल अग्रवाल को छोड़ के आप दूसरा नाम ले लीजिए, आप बताइए दूसरा नाम जो बिलियनियर है। अनिल अग्रवाल भी बिहार में रहकर बिलियनियर नहीं बने हैं। उनकी कंपनी मुंबई महाराष्ट्र में बिजनेस करती है। वो बिहारी कहते हैं वो एहसान कर रहे हैं हम लोगों के ऊपर, बिहारी कह के एहसान कर रहे हैं सर। एक बिहारी बता दीजिए बिलियनियर है। तो गुजरात में जो मोदी जी जाते हैं तो वहां पे बात करते हैं कि फैक्ट्री लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बिहार में आते हैं तो बिहार में उनका है कि 8 करोड़ लोगों को 5 किलो फ्री राशन दे रहे हैं, 5 किलो फ्री राशन दे रहे हैं। तो 5 किलो फ्री राशन के बदले आप कितना वोट खरीद लेना चाहते हैं बताइए। आने वाले 10 साल के बाद का अगर आप बात कीजिए, हमारा भी बच्चा बड़ा होगा, हमारे साथ जितने भी लोग बैठे हैं सबके बच्चे बड़े होंगे, तो क्या वो लोग भी यही 5 किलो राशन के बदले बीजेपी को वोट देता रहेगा और 9वां फेल को अपना मुख्यमंत्री मान लेगा? हम तो नहीं मान पाएंगे। हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो नहीं मान पाएंगे। अब जिनको अपना जात के राजनीति पे वोट देना है दें। अगर यही लिखा है कि बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी को होना है तो बिहार की किस्मत, यही लिखा है कि बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश जैसे 75 साल के बूढ़े इंसान को होना है तो बिहार की किस्मत। अब आगे देखते हैं कि अगर आगे जनसुराज, अगर 5 सीट भी जनसुराज निकालती है ना सर, 5 सीट पूरे बिहार इलेक्शन में, भले प्रशांत किशोर कहें कि 130 सीट उनकी हार है, मैं कहता हूं 5 सीट भी बिहार के जनता की जीत है। 5 सीट भी। चलिए, तो देखिए इन्होंने ये कहा कि जो है प्रधानमंत्री जब गुजरात में जाते हैं तो 10 साल आगे का खाका तैयार किया जाता है, बताया जाता है क्या कुछ होने वाला है और फैक्ट्री की बात की जाती है। यहाँ पर जो है राशन, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, उसी की बात होती है हर एक चुनाव में। क्या कारण है? देखिए, इसके पीछे का कारण कौन है? इसके पीछे का कारण मोदी नहीं है, ठीक है। वो तो एक देश के प्रधानमंत्री, इसके पीछे का कारण हमारे यहाँ के सांसद, विधायक है, ठीक है। इन्हें तो बस लगता है कि मतलब एक आज तक इनका एक ही डायलॉग सुनते आए गए 20 साल से, ठीक है। हालांकि हम लोग भी बीजेपी का सपोर्ट करते आए हैं, कहीं ना कहीं मोदी के नाम पे ही करते आए हैं, जो देश का जैसे कि। लेकिन हमारे जो क्षेत्र में, हमारे जो एरिया में ये चीज़ें कौन लेके आएगा? ये मोदी को से कौन लड़ेगा? कौन छीन के ये कोई भी पॉलिसी, कोई भी आपके उद्योग चीज़ के कौन लाएगा? यहाँ के लोकल नेता। लेकिन यहाँ के लोकल नेता का मतलब इनको कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे जैसे हमारे सांसद हैं, ठीक है, इनके घर के सामने आपको हॉस्पिटल है, वहाँ डेली कम से कम आपको जाम लगता है। कितने आदमी एम्बुलेंस में जान गंवा देते हैं, क्या करते हैं। आप चले जाइए, जैसे हमारा V2 रोड है, ठीक है। आज के टाइम में क्या हुआ है, मतलब एक तो हमारे जगह का इतना खराब काम है, हर नेता एक दूसरे से लड़ता है। जैसे हमारी मेयर साहिबा है, उनका काम काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छा है, लेकिन ऐसा क्या है कि सारे नेता लोग एक दूसरे से मिलकर लड़ रहे हैं, ठीक है, आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं, ठीक है। उन्हें अपने पड़ा हुआ है कि हमें सीट मिले, ये सीट मिले, ठीक है। अगर अभी तक तो हमें बेतिया में एक अच्छे ऑप्शन दिख रही हैं, ठीक है, आगे एक बड़े नेता को लेकर, सांसद, विधायक को, ठीक है। अब और भी जैसे मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें, प्राइमरी चीज़ें, जैसे अभी के टाइम में क्या है, आप हमारे बेतिया चीज़ में एक मतलब ऐसा क्या विधायक सांसद जीत गया उसके बाद कोई मतलब नहीं है।
अच्छा, तो आपने कहा कि स्थानीय नेताओं में दिक्कत है, विधायक भी आपके बीजेपी के हैं, सांसद भी आपके जो है बीजेपी के हैं, और प्रदेश में सरकार भी जो है बीजेपी की है, डबल इंजन की, केंद्र में भी सरकार बीजेपी की है, चार इंजन जुड़ा हुआ है, फिर कहाँ दिक्कत है? फिर यही तो हमको समझना है, यही तो जो वो हमें समझना है, और इस बार जो हमें वोट देना है बस यही समझ के वोट देना है। और अभी तक कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है। हम लोगों ने एनडीए को भी देख लिया 20 साल, हमें कोई ऑप्शन नहीं दिखा, कोई मतलब आज मतलब ये जो डायलॉग 2015 के इलेक्शन में देते हैं कि ये मुद्दा ये आज भी वही दिया गया। हमारा एक 26 से 28 साल एज हो गया, ठीक है, लेकिन आज तक हमारे यहाँ के जो यहाँ के सांसद विधायक जो भी हैं उनका बस हम कहीं भी कुछ का प्रचार देखते हैं, बस एक ही चीज़ का प्रचार देखेंगे, वो क्या है, यहाँ सड़क बना दिए, यहाँ ये बना दिए। किसी ने भी ये चीज़ का नहीं देखा। एक स्टार्टअप जोन, आपको चंपारण स्टार्टअप जोन स्टार्ट हुआ था, वो इसका भी पता नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। बस यहाँ पे इनके सांसद, वर्तमान सांसद का यही है कि बस रोड का प्रचार करे, ये कर दे, उसमें भी पीसी के लिए लड़ाई हो रहा है, ठीक है। तो बस यही है कि सांसद विधायक जब तक हम अच्छे नहीं चुनेंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि केंद्र से भी कोई चीज़ हमें उस लेवल पे हेल्प मिल सकती है, ठीक है। केंद्र से लाना तो इन्हीं लोगों का काम है ना भाई। मोदी जी की सरकार में इतने वर्षों से सांसद हैं संजय जायसवाल। अगर केंद्र अनुदान नहीं दे तो बिहार सरकार के पास यहाँ के जितने टीचर्स की बहाली हुई है उनका भी पैसा देने के लिए पैसा है क्या? तो केंद्र कहाँ कमी कर रही है? अनुदान ही दे सकती है केंद्र। रोजगार पैदा करना केंद्र का काम नहीं। पहले स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या मतलब एक रियलिटी बेसिस पे बताइए, कुछ ब्लूप्रिंट है? कोई ब्लूप्रिंट है? कुमारबाग में जो चनपटिया में स्टार्टअप जोन आप देखते हैं, आपको क्या लगता है कि क्या वो स्टार्टअप जोन गवर्नमेंट का देन है? बेतिया के डीएम हुआ करते थे श्री कुंदन कुमार, अगर उनका देन नहीं रहता तो बेतिया में वो भी नहीं होता, बेतिया में वो भी नहीं होता। और बिहार सरकार में काम करने वाले कर्मचारियों से पूछिए ना, उनकी पगार कभी कभी 3-3, 4-4 महीना नहीं आती है। ये रियलिटी। आप पुलिस वाले से बात करके पूछ लीजिए, आप मास्टर से पूछिए, कितने मास्टर है जिनका 3-3, 4-4 महीना नहीं आया है सैलरी, अब कहाँ से आएगा? और दूसरा चीज़ ये है कि अब ये भी सुनने में आ रहा है कि तेजस्वी जी एक और चीज़ बोल रहे हैं कि हम लोग आएंगे तो 2500 हर महीना और औरत लोग के खाता में भेजेगा। कहाँ से भेज दीजिएगा? पूरे बिहार का बजट ही उतना नहीं है जितना में आप यहाँ के 2% यहाँ की जनता जो है वो सरकारी जॉब में है, लगभग 2.5% के आसपास। 2.5% जनता को भी सैलरी देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। तो आप पूरे बिहार की आधी आबादी को 2500 रुपया हर महीना देने का बात कर रहे हैं। दिमाग फिरा हुआ है कि वो फिरे हुए, समझ में ही नहीं आ रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है। और रही बात नीतीश कुमार की, तो वो बुढ़ा चुके हैं, उनके बस का कुछ है नहीं। आप देखते ही होंगे बहुत सारा चीज उनका, बहुत क्लिप वायरल होते रहता है, बस वही बात। चनपटिया का जिक्र किए हैं, क्या वहाँ का समीकरण बन रहा है? सर, चनपटिया का समीकरण मेरे को लगता है कि वो अपने आप में एक बहुत बड़ा हॉट सीट है। चनपटिया के जो भी करंट माननीय विधायक साहब हैं उमाकांत सिंह, वो उनके ऊपर पार्टी के ही कुछ लोगों का गंभीर आरोप है कि वो पार्टी के सबसे पुराने नेता विजय ठाकुर उनको दरकिनार कर दिए। तो कहीं ना कहीं उससे उनका तो इम्पैक्ट होगा डेफिनेटली, और उनके इम्पैक्ट का फायदा मुझे लगता है कि अगर मतलब मोटे मोटे तौर पर बात की जाए तो मुझे लगता है कि इस बार उनका सीट निकालना मुश्किल है। मुश्किल, अगर उनको टिकट मिलता है तो डेफिनेटली मुश्किल है। आधा सीट उनको सिर्फ बीजेपी के, आधा वोट उनको बीजेपी के नाम पे पड़ जाएगा, और जो उनका आधा पुराना वोटर था वो कहीं ना कहीं स्कैटर हो जाएगा। अगर मनीष कश्यप खड़े होते हैं जनसुराज से तो जीतने ना जीतने की बात की है, पर कुछ ना कुछ वोट वो भी लेके जाएंगे। विजय ठाकुर खड़े होते हैं तो भी उनका गेम गड़बड़ाएगा, और चूंकि कास्ट फैक्टर जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है चनपटिया जैसे जगहों पे, और वो आगे आने वाले चुनाव में भी करेगा डेफिनेटली। तो अगर एक ही कास्ट के 6-7 नेता खड़े हो जाएंगे तो डेफिनेट सी बात है वो कटेगा, वोट बटेगा, और उस वोट बटने का फायदा हो सकता है कि इंडी गठबंधन को हो जाए। लेकिन अभी भी इसके ऊपर सर कुछ कहा नहीं जा सकता है। बात की बात है 2025 नवंबर की बात है, 22 नवंबर को बनने के ऊपर डिपेंड करेगा। वही बात है। चलिए, इन्होंने एक बात ये भी कही, कितना भी बात कर ले मुद्दों पर, शिक्षा, स्वास्थ्य, चाहे रोजगार, फैक्ट्री लगाने की बात, लेकिन जब चुनाव आता है, वोट डालना होता है तो जाति के नाम पर ही पड़ता है। सर बात सही है, जातिवाद बहुत बढ़ चुका है हम लोग के यहाँ सर। बिहार में खासकर जातिवाद और भी ज़्यादा बढ़ चुका है सर। अब रह गया सवाल, आजकल के नौजवानों को सोचना चाहिए था कि आज भविष्य हम लोग के हाथ में है, और हम लोग का भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। हम लोग को मिलकर एक किसी बढ़िया आदमी को चुनाव में जिताना चाहिए बढ़िया से, क्योंकि हम लोग का भविष्य अब हम लोग के हाथ में है। ओल्ड लोग क्या सोचते थे, क्या है, उन लोग के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अभी भविष्य हम लोग के हाथ में है। तो हम तो यही कहेंगे, जातिवाद से बढ़कर और ऊपर उठकर अपना जो भी है, अपना जातिवाद खत्म करके जो भी अपना
ऊपर करें, बस हम यही कहना चाहते हैं। परिवारवाद की भी बात नहीं है, परिवारवाद की बात है। यादव के बाद जो राजद का सबसे बड़ा वोट बैंक या सपोर्टर जो ग्रुप है वो मुसलमानों का है। मैं आज भी दावा ठोक के कहता हूं कि अगर राजद पार्टी या कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की इतनी बड़ी हितैषी है, 20% आबादी है मुसलमानों की पूरे बिहार में, धर्म के नाम पे सबसे ज्यादा मुसलमान है बिहार में। आज तक बिहार से, मुझे बहुत ज्यादा अच्छे से हिस्ट्री का ज्ञान नहीं है, बट फिर भी मैं प्रेजेंट की अगर बात करूं तो अगर इतना ही हितैषी पना है मुसलमानों के साथ राजद का या कांग्रेस का, तो किसी एक बढ़िया, अब्दुल बारी सिद्दीकी है उनके पास, खड़ा कर दीजिए मुख्यमंत्री के तौर पर उनको, औकात पता चल जाएगा तुरंत। बेटा बाप को लात मार के घर से बाहर निकल दिया तो कब आप कहिएगा उसके बाद हमको? तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री बनाना है, एजेंडा वही है सर। रामकृपाल यादव जैसे नेता के जब लालू जी नहीं हुए तो किसी और के क्या होंगे? और मुसलमानों का सही मायने में पूछ के देखिए, हम हिंदू हैं, जात से भूमिहार हैं, आप कोई भी बोलते हैं, मुसलमानों का कोई पार्टी यहाँ पे हित ऐसी नहीं है। मुसलमान आर ऑन देयर ओन, वो अपने आप पे हैं। आज तक आजादी के बाद सबसे बड़ी अगर मैं बात करूं दुर्घटना या दुर्भाव जो भी कहिए, मुसलमानों के साथ ही हुआ है कि 78 साल हो गए आजादी के, आज तक उनके पास सपोर्ट करने के लिए कोई पार्टी नहीं है। AIMIM, आप उनकी ओवैसी साहब की बात कर लीजिए, ओवैसी साहब 78 साल पहले से राजनीति कर रहे हैं, उनके बाप दादा राजनीति कर रहे हैं। क्या उनके पास हैदराबाद के अलावा कोई और एरिया मिलता ही नहीं आंध्र प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए? आप उनके पार्टी का वहां पे वोट परसेंटेज देखिए, उनको अपने सीट से मतलब है सर। और एट द एंड ऑफ द डे वो भी बस एक पिछलगुआ सपोर्टर की तरह ही काम करते हैं। बाकी मैं आपको लिख के देता हूं, मुसलमानों के पास मजबूरी है कि वो राजद को वोट देते हैं, उसके अलावा समझा जाता है वोट। और ये मुसलमानों को भी पता नहीं है, ये मुसलमानों को भी पता नहीं है। मैं डंके की चोट पर इस बात को कह सकता हूं, 20% आबादी वाली जनता, उसकी हिस्सेदारी क्या है? हम मुसलमान नहीं है, बट फिर भी हम आपको फैक्ट बात बता रहे हैं, हम फैक्ट बेसिस पे बात कर रहे हैं। 20% जिस पार्टी यहाँ पे जिस जनता की आबादी है, उसके पास खुद को सपोर्ट, जिसके पास एक होना चाहिए ना। यहाँ पे 4-5% पे ब्राह्मण लोग कहते हैं कि प्रशांत किशोर हमारे हो जाएंगे, 14% पे यादव लोग कहते हैं लालू जी हमारे हैं, लेकिन फिर 20% पे भी मुसलमान लोग कहने के लिए मजबूर क्यों है कि लालू जी ही हमारे हैं? आप सोच के देखिए इस चीज को। तो यहाँ पे कास्टिज्म भी कहाँ है? परिवारवाद है 100%। क्या यादव नहीं बनने दिया जाता है? नहीं बनने दिया भी नहीं जाएगा ना। कैसे बनने दिया जाएगा? कन्हैया कुमार स्टेज पे नहीं चढ़ पाते हैं, बात करते हैं कि किसी और को भागीदारी करने दीजिएगा आप, वो कभी नहीं होने वाला है सर यहाँ पे। अच्छा, कन्हैया कुमार का जिक्र किए हैं, पप्पू यादव के साथ भी वही हुआ। जब पूर्णिया की तरफ यात्रा बढ़ी तो जो है मंच पर उनको रख लिया गया, लेकिन उससे पहले पप्पू यादव नजर नहीं आए थे। मजबूरी है सर, हम वही कह रहे हैं ना। पूर्णिया की तरफ, मधेपुरा की तरफ आप चले जाइए तो एक कहावत भी है, रोम है पोप का, पूर्णिया है गोप का, है ना, ऐसे कहावत है। तो पप्पू यादव उस एरिया में एक बहुत बड़ा सर नाम है, ये सबको पता है, बहुत बड़ा नाम है, और उसके नाम को भजाने की कोशिश सब लोग करता है। नहीं तो यही लालू यादव जी हैं। एक टाइम पे पप्पू यादव को आरजेडी में नंबर 2 कहा जाता था, नंबर 2 कहा जाता था उनको, और नंबर 100 भी नहीं रहे एक टाइम पे। 2024 के ही आप लोकसभा चुनाव की बात कर लीजिए, तेजस्वी यादव खुले मंच से बोले थे कि आप हमारे एंटी पार्टी को वोट कर दीजिएगा, लेकिन पप्पू यादव को वोट नहीं कीजिएगा। पप्पू यादव स्टूडियो में बैठकर बोले थे कि कुछ भी हो जाए हम तेजस्वी यादव के साथ मंच साझा नहीं करेंगे। आज गरीबों का मसीहा, ईमानदार, दिलदार, जननायक सब पप्पू यादव ही बता रहे हैं। सर देखिए, एट द एंड ऑफ द डे सबके पॉकेट में पैसा आना चाहिए, उनके पॉकेट में आ रहा है। और हम लोग बिहार की जनता का दुर्भाग्य यही है कि आप 2030 के भी विधानसभा चुनाव में आएंगे, हम लोग इसी दुकान पे बैठे होंगे, यही बात कर रहे होंगे, 5 साल और बाढ़ आएगा, 5 साल और बाढ़ आएगा, बाढ़ आके चला जाएगा, और वापस से एक बार फिर कोई चुन के आएगा, वो फिर अपनी रणनीति पे काम करेगा कि हमको बाढ़ रोकना है। वो बांध के लिए 14 करोड़ का फिर से फंड पास करेगा, और 14 लाख में फिर से बांध बन के तैयार होगा, और 14 महीना भी वो बांध नहीं चलेगा। सच्चाई यही है, रियलिटी यही है। जब तक जनता नहीं समझेगी, अगर अरविंद केजरीवाल चोर है तो नीतीश कुमार 125 यूनिट बिजली क्यों फ्री की है? वो भी चोर है। फ्री के लिए अरविंद केजरीवाल को आप गाली दे सकते हैं, तो आप फ्री के लिए नीतीश कुमार को गाली दीजिए, आप खुश हैं। आप गाली अरविंद केजरीवाल को इसलिए दे रहे थे क्योंकि उस टाइम पे वो प्रोग्राम दिल्ली में लागू हुआ था, आपके यहाँ लागू नहीं हुआ था, आपको फायदा नहीं मिल रहा था, आपको बुरा लग रहा था। आज आपके यहाँ लागू हो गया है, आपको फायदा हो रहा है, आप गाली नहीं देंगे। लेकिन उस एग्जैक्टली आप 125 यूनिट का बिजली बिल भरने के लिए आपको रुपया कमाने की बात जब आएगी, तो आप उसके लिए सरकार से सवाल पूछिएगा, तो हो सकता है कि आपको, अगर सेंटर से पूछे तो देशद्रोही घोषित कर देंगे, और आरजेडी से पूछे तो क्या पता कल को सरकार बन जाए तो गोली मरवा दे, कौन जानता है। जंगल राज उनके यहाँ पहले भी था, आगे भी रहेगा। तो प्रशांत किशोर से बेटर ऑप्शन सर कोई नहीं है। जीते ना जीते, मैं फिर से अपनी बात को दोहरा रहा हूँ,
मेरा वोट प्रशांत किशोर को जाएगा, 100%। मेरे परिवार का वोट प्रशांत किशोर को जाएगा और जाति से उठ के जाएगा सर, जाति से ऊपर उठ के जाएगा। मैं भूमिहार जात का हूँ, मेरे सामने अगर किसी दलित अति पिछड़ा को भी प्रशांत किशोर टिकट देते हैं, मैं उसको जाके स्वेच्छा से वोट करूंगा। बस ये चलिए, बगावत वाली धरती है और बगावती सुर भी है यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से 90 के दशक के बाद से लगातार बीजेपी का इस सीट पर कब्जा रहा है, लेकिन अब लोगों के भीतर वो बगावती सुर नजर आ रहा है। और भैया बगावत वाली धरती है तो कुछ भी हो सकता है। खैर, जो चंपारण में ये बात कही जा रही है कि चंपारण वाले हिस्से में जनसुराज का दबदबा रह सकता है, सीटें जो निकलनी है वो चंपारण की तरफ से निकल सकती हैं। खैर, लोगों की अलग अलग राय है। और बिहार की जब भी बात आती है तो जैसे कि भाई साहब ने ये भी बताया कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन तमाम चीज़ों की बात होती है, लेकिन फिर वोट जो है जाति के नाम पर पड़ता है। खैर, उसमें अलग अलग क्षेत्रों में कमी भी आई है, लेकिन अब देखना होगा कि 25 का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता है तो बयार किधर की चलती है। खैर, आपको क्या लगता है कि चंपारण के हिस्से में, बेतिया में भी क्या कुछ होने वाला है?